अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 यानी 10वीं जमात की उर्दू नवाहिद उर्दू के बारे में बात करेंगे। नवाहिद उर्दू जो किताब है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा नसर है, दूसरा हिस्सा नज़म है और आखिरी उर्दू अदब की तारीख जिसे हम क़वायद भी कहते हैं। तो आज हम हिस्सा नस्र में 2 कहानी पढ़ना है हम लोगों को। एक है भोला और दूसरा है भीख। तो भोला अफसाना और भीख ये भी अफसाना है। और भोला लिखने वाले हैं राजेंद्र सिंह बेदी, इसके मुसन्निफ़ हैं। और भीख जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ यानी अफसाना निगार हयातुल्लाह अंसारी है। तो पहले हम भोला जो अफसाना है ये अफसानी सिंफ है। अफसाना लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। आज हम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो लिखा हुआ बहुत मशहूर अफसाना है भोला, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी के जो अदबी खिदमात हैं उर्दू दुनिया में, उर्दू के ताल्लुक़ से आज उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। और उसके बाद उनका जो मशहूर और मारूफ अफसाना भोला है उस पर भी हम आज कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी यकम सितंबर 1915 लाहौर में इनकी पैदाइश होती है। और उसके बाद 1931 में इन्होंने मैट्रिक किया, 1933 में इन्होंने इंटर किया और 1932 में मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने कलमी नाम इनका मोहसिन लाहौरी के नाम से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। तो बाकायदा हम देखते हैं कि महारानी का तोहफ़ा जो इनका पहला अफसाना है जो कि 1937 में शाये हुआ। और इसके बाद इनके कई अफसाने इन्होंने लिखना शुरू किए, जैसे कि आपका दाना व दवाम है जो 1939 में शाये हुआ। इसके बाद इनका बहुत मशहूर अफसाना गरहन है जो 1942 में शाये हुआ। उसके बाद हमने देखा कोख जदी जो 1949 में शाये हुआ। और इनका एक बहुत मशहूर ये अफसाना अपने दुख मुझे दे दो 1965 में शाये हुआ। इस तरीके से इनका फिर देखते हैं हम कि मुक्ति बुद्ध इनका ये भी अफसाना है जो बहुत मशहूर हुआ। और इसके अलावा अफसाने के अलावा उन्होंने एक चादर मैली सी ये नावलेट है जो 1962 में शाये हुआ और ये इस पर फिल्म भी बनी है। और हमने देखा कि राजेंद्र सिंह बेदी जहाँ वो अफसाना निगार हैं साथ ही साथ वो आखिरी उम्र में फ़िल्मी दुनिया से वाबस्ता भी हो गए थे ताकि जो है मतलब कि उनकी मासी हालत और अच्छी हो जाए। इसलिए से वो फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और कई कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। आज हम बात करते हैं कि इनका जो अफसाने की जो शुरुआत है वो तो हमने देख लिया कि इनका पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा हुआ। और ये अफसाना जो सिंफ है, अब थोड़ा इसकी बात करते हैं। अफसाना जो सिंफ है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। और एक्चुअल में ये अफसाना का जो उर्दू में जो अफसाने का आगाज़ होता है वो मगरबी तहज़ीब से इसका आगाज़ होता है। और 20वीं सदी में बाकायदा अफसाने की शुरुआत होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब में पहला जो अफसाना है जो कि 1903 में शाये हुआ, राशिदुल खैरी के लिखा हुआ नसीर और खदीजा, ये पहला अफसाना है उर्दू अदब में राशिदुल खैरी की लिखी हुई नसीर और खदीजा। वैसे तो बाद नाक़िदीन का ये कहना है कि पहला अफसाना प्रेमचंद का दुनिया का अनमोल रतन है, उसके अलावा सजाद हैदर यदरम के बारे में है। तो बहरहाल हमें उस तरफ नहीं जाना है। एक्चुअल जो हकीकत यही है कि उर्दू अफसाने का पहला अफसाना 1903 में नसीर और खदीजा राशिदुल खैरी ने लिखी और ये 20वीं सदी में अफसाने की शुरुआत होती है। अब थोड़ा बात करते हैं अफसाने की अज्ज़ाए तरकीबी, यानी अफसाना को उसके जो स्टेप्स हैं उसके जो कई स्टेप में अफसाना मुकम्मल होता है। तो अफसाने का जो पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लाट। प्लाट हम उसे कहते हैं जिसमें कहानी की शुरुआती मनाजिर होता है। एक तरह से कह लें कि अफसाने की जो शुरुआत है जो ज़मीन तैयार होती है वो प्लाट होता है। प्लाट में ये ज़ाहिर होता है कि कहानी किस सिमत में जाएगी, कहानी का नहज क्या होगा, कहानी कैसा गुथा हुआ है कि वो जो है आसान फहम है। तो प्लाट किसी भी अफसाने की शुरुआत जो होते हैं प्लाट से होता है। उसके बाद एक अहम चीज़ होता है किरदार निगारी। दूसरा अज्ज़ाए तरकीबी में से दूसरा अज्ज़ा है किरदार निगारी। किरदार किस तरह का होना चाहिए,
किरदार शहर का हो, देहात का हो, जैसा कहानी होगा उसके अकॉर्डिंग या उसके जो है एतबार से हम किरदार निगारी के लिए किरदार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है वाक़या निगारी। किसी भी कहानी में एक वाक़या होता है, उसी वाक़या के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी चलती रहती है। वाक़या सिलसिलावार कैसा होना चाहिए, एक के बाद दिगरे वाक़यात होते रहते हैं, उन सब को एक कलमबंद में एक सही तरीके से लिखना, ये कहलाता है वाक़या निगारी। उसके बाद आखिर में होता है इख्तितामिया। तो अफ़साने का जो इख्तिताम होना है वो भी अहमियत का हामिल होता है कि अफ़साना का इख्तिताम कैसे हो, पढ़ने वाला जो कारी है उसके ज़हन व शऊर में किस तरह की बातें गर्दिश करती रहे, एक तरह का जो कह लीजिए क्यूरियोसिटी, जो तजस्सुस है वो बरकरार रहे, पढ़ने वाला जो है उसे वो जो है महसूस होता रहे और वो लुत्फ़ उठाता रहे। तो ये होता है इख्तिताम। और उसके बाद अफ़साने का एक अहम जुज़ है जिसको हम कहते हैं वहदतुत तासीर या फिर वहदत ख़याल, यानी कहानी का एक वाहिद उसका एक नज़रिया होता है, नुक्ते नज़र कह लीजिए, या उस कहानी का जो मेन मोटिव है, उसका जो मेन मकसद है, उसे हम कहेंगे वहदत ख़याल या फिर वहदत तासुर। ठीक है, तो वहदत ख़याल या वहदत तासुर कहते हैं। तो जैसे कि अब जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा कहानी है भोला जो राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई बहुत ही मशहूर और मारूफ ये उनका अफसाना है भोला। अब हम भोला के बारे में बात करने जा रहे हैं कि भोला में जो किरदार है, 3 इसमें अहम किरदार है, माया है, दादा है और ये भोला। माया एक खातून है जिसका शौहर इंतकाल कर चुका है और उसका एक बेटा है जिसका नाम भोला है। भोला के सर पर बाप का साया नहीं है और इसके दादा इनकी परवरिश करते हैं भोला की। भोला एक मासूम सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है और माया और दादा का लख्ते जिगर या फिर कह लीजिए कि ये दोनों की दुनिया सिर्फ भोला ही है। और भोला की ये आदत है कि वो अपने दादा से कहानी सुनता है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि मुसाफिर जो है रास्ता भूल जाता है। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि भोला के जो दादा हैं वो कहानी डेली जो है रोज़ाना रात को भोला को कहानी सुनाते थे। और रक्षाबंधन का त्यौहार का मौसम आने वाला है, एक फेस्टिवल है रक्षाबंधन जिसकी तैयारी घर पे चल रही है। और ये माया जो भोला की अम्मी है, इनका भाई आने वाला है, तो उसकी आने की खुशी में, उसके आने की तैयारी में घर में मक्खन की तैयारी चल रही है। मक्खन बनाया जा रहा है, मक्खन को तैयार किया जा रहा है क्योंकि माया का भाई आने वाला है और भोला का मामू जान आने वाले हैं। इस तरह की घर में तैयारियां चल रही हैं जिस वजह से घर में बहुत लोग मसरूफ़ हैं। और क्योंकि भोला को हर रोज़ कहानी सुनने की आदत है रात में, मगर घर के काम काज की वजह से एक बार ऐसा होता है कि भोला को दादा जान कहानी नहीं सुना पाते किसी वजह से, जिसकी वजह से भोला दूसरे रोज़ दिन में कहानी सुनाने की बात अपने दादा से कहता है। दादा जान चूँकि मसरूफ़ होते हैं और काफ़ी बिजी होते हैं, तो ये इस तरह से मजाकन एक बात कह देते हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, जबकि ऐसी कोई बात हकीकत नहीं होती। मगर बच्चे को दिल बहलाने के लिए, चाहे दादा कुछ भी काम है उससे बचने के लिए वो इस तरह की बातें कह देते हैं कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। इसके बावजूद भी भोला असरार करता है, जोर देता कि मुझे कहानी सुनना ही है, आपको सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने रात में कहानी नहीं सुनाया है। बहरहाल दादा के दिन में कहानी सुनाते हैं और भोला सुन भी लेता है। मगर चूँकि बच्चा का जहन, बच्चे का दिमाग में जो बातें असर कर जाती हैं वो असर कबूल करता है, तो बच्चे के जहन में ये बात कहीं न कहीं बैठ जाता है कि चूँकि हमने दिन में कहानी सुन लिया है तो मुसाफिर रास्ता भूल सकता है। और इत्तेफाक से ही उसी दिन मामू जान को आना भी होता है। घर में मक्खन की तैयारी चल रही होती है, मामू जान आने वाले होते हैं और ये पूरे घर के तमाम अफराद जो हैं, दादा, माया और भोला, मामू जान के इंतज़ार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, अब तक मामू जान का कोई खबर नहीं है, मामू जान अब तक नहीं आते हैं। आखिरकार ये लोग इंतज़ार करते करते ये लोग फिर सो जाते हैं। मगर भोला के जहन में ये बात अब भी गर्दिश कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि हम दिन में कहानी सुने हैं जिस वजह से मामू जान रास्ता भटक गए, चाहे फिर भूल गए हैं। तो इसी फिक्र में भोला
आधी रात को उठता है और घर से एक चिराग, एक दिया लेकर घर से निकलता है और वो सुनसान रात होती है, अंधेरी रात होती है और जो है भोला एक चौराहे पे यूँ ही वो जो है तलाश करता है मामू जान को। और इधर इसके माया और दादा जब उठते हैं रात में आधी शब में बेदार होते हैं, देखते हैं भोला नहीं है, तो काफ़ी ये लोग घबरा जाते हैं और इनको ये लगता है कि कहीं भोला को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, भोला को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। आखिरकार ये लोग काफ़ी परेशान होते हैं और घर में मातम सा छा जाता है, घर की सारी खुशियाँ जो है चली जाती है। ऐसी हालत में माया और दादा परेशान होते हैं, तलाश करते हैं मगर कहीं भोला को नहीं पाते हैं। उस इधर भोला जो है मामू, क्योंकि भोला को ये शक था कि कहीं जो है रास्ता मामू तो नहीं खो गए हैं। इत्तेफाक से मामू चूँकि रात अंधेरी होती है तो वो रास्ता अंधेरे की वजह से वो खो जाते हैं और थोड़ा वो भटक जाते हैं। इत्तेफाक से दूर रोशनी दिखती है मामू जान को, कोई है दूर रोशनी लेके कोई खड़ा है। जब मामू जान करीब आते हैं तो देखते हैं कि इत्तेफाक से इनका भांजा यानी भोला ही है, तो खुशी के लहर दौड़ जाती है और मामू और भांजा दोनों हंसी खुशी जो है अपने घर आते हैं। जब घर पे आते हैं तो माया और दादा सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इस बात की खुशी होती है कि चलो मामा आए हैं, माया का भाई आया है। उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि भोला को कोई किसी ने अगवा नहीं किया, भोला सही सलामत है, भोला को किसी ने किडनैप नहीं किया और जो है भोला वापस घर आ गया है, क्योंकि भोला ही जो है इन दोनों की दुनिया है और भोला से एक दिली लगाव है माया को, दादा को। और इस तरह से जो है ये जो रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो बड़ी खुशी से फिर लोग मनाते हैं और ये इस तरीके से कहानी का अख्ताम होता है। बच्चों, इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी ने बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। उनका नायाब और बहुत ही कह लीजिए कि दिल को छू जाने वाला कहानी ये भोला है और भोला के तमाम ये 3 किरदार बहुत अहमियत के हामिल है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी चूँकि वो देहात के माहौल को उन्होंने अक्कासी की है, इसलिए उनकी ज़बान भी उसी अंदाज से उन्होंने लिया है। चूँकि ये राजेंद्र सिंह बेदी पंजाबी आमेज़ उनकी जो है तहरीरें होती हैं और उन्होंने जो कुछ लिखा वो उर्दू दुनिया में अहमियत के हामिल है। इसी वजह से राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया 1965 में। इसके अलावा उनको बहुत ही मारूफ और पद्मश्री अवार्ड जो 1972 में उनको नवाजा गया। इसके अलावा उनको गालिब अवार्ड जो है 1978 में दिया गया। इस तरीके से हमारे जो हैं राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इनका इंतकाल आखिरकार 11 नवंबर 1984 को मुंबई की सरजमी पे इनका इंतकाल हो जाता है। इस तरीके से आज हमने देखा कि अफसाने का जो ये है अज्जाए तरकीबी है और उसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी के जो भी खिदमात हैं, अदबी खिदमात उर्दू के हवाले से हमने देखा और प्रेमचंद की जो कड़ी को उन्होंने फिर जो है आगे बढ़ाया। जैसे कि अफसाना निगार बहुत सारे हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, हैतुल्लाह अंसारी हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, इस्मत चुगताई हैं, इसके अलावा मंटू हैं, शहादत हसन मंटू हैं। उसी में एक कड़ी इनका है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, जिन्होंने अफसाने की दुनिया को बहुत हद तक कामयाबी की तरफ ले गए और आज भी इनकी लिखी हुई अफसाने, नावलेट और नावल लोग पढ़ते हैं और उर्दू अदब को काफ़ी इनसे फ़ायदा पहुंचा है। तो आज का क्लास हमारा यही ख़त्म होता है। अगली क्लास में फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया।